नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मायका पार्ट 2। कहानी को पूरा सुनिएगा। आज रीना की मां को गुजरे 8 दिन हो गए। बीमार पिता की देखभाल करते करते ये दिन कैसे गुजर गए उसे पता भी नहीं चला। जिस दिन से वो यहाँ आई थी, अपने पिता के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। आज वह अपने घर के चारों ओर घूमने निकली। कितना बदला बदला सा यह घर लग रहा है, रीना ने कहा। घर 2 भागों में बंट गया था। दोनों घरों में अलग अलग चूल्हे चौके हैं। न घर अपना लग रहा है और न ये लोग अपने लग रहे हैं। रीना 2 भाइयों में इकलौती बहन थी। वो बचपन से ही थोड़ी शांत स्वभाव की थी। किसी भी बात पर घर में अशांति हो जाए उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए शायद वो थोड़ा कम बोलती थी। इस घर में रीना की मां के जाने का किसी को दुख न था। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बेटे बहू श्राद्ध कर्म के कार्यों में थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे। नरेश बाबू एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी थे। सारी चीजों का हिसाब छोटा बेटा रखता था, इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी उसी ने ले रखी थी। घर वालों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ दिनों पहले इसी घर से जनाजा निकला था। कोई टीवी देख रहा है तो कोई मोबाइल पर लगा हुआ है, एवं रिश्तेदारों को ऐसे आमंत्रित किया जा रहा था मानो घर में कोई जश्न हो। 13वीं का दिन नजदीक आ रहा था। घर की साफ सफाई हो रही थी। कितने अरमानों के साथ नरेश बाबू ने घर के फर्नीचर बनवाए थे। सारे फर्नीचर दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिए थे। कुछ फर्नीचर पानी में पड़े सड़ गए थे, उन्हें बाहर फेंकवाया जा रहा था। रीना की मां के कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल, पलंग और एक अलमारी रखा हुआ था, जिसे लॉक करके रखा गया था। शादी से पहले इस अलमारी की चाबी रीना टेबल के दराज में रखती थी। जब कोई त्योहार आता, रीना अपने मां के कपड़े गहने अलमारी से निकालकर पहनने के लिए देती थी, फिर वापस गहनों को साफ करके संभाल कर रख देती थी। बैंक के खाते हो या जमीन के कागजात, सभी चीजें रीना ही संभाल कर अलमारी में रखती थी। भाई के स्कूल के कपड़े हो या पिता की वर्दी, सभी कपड़ों की इस्त्री भी करती थी। रीना के बगैर मानो इस घर का काम संभव ही नहीं था। आज वही अलमारी उसके सामने अजनबी की तरह खड़ी थी एवं अपने दुखों को अंदर समेटे हुए थी। मां के बगैर आज रीना को लग रहा था कि वो अजनबियों के बीच घिरी हुई है। एक पिता में ही रीना को अपंत्व नजर आ रहा था। बोल पाने में असमर्थ पिता की आंखों में अपने लिए स्नेह देखकर ही वह थोड़ी सहज महसूस कर रही थी, नहीं तो मां के बगैर मायका शमशान की भांति लग रहा था। आज से घर में 13वीं की तैयारी होने लगी, लेकिन रीना से कोई राय मशविरा नहीं लिया जाता है। रीना से उनकी भाभियां कटी रहती है। वे सीधे मुंह से बात तक नहीं करती। रीना अगर किसी चीज में रोक टोक करती तो उन्हें रीना की दखलंदाजी पसंद नहीं आती। किसी तरह शांति पूर्वक श्राद्ध कर्म पूरा हो गया। कुछ पैसे ज्यादा ही खर्च हो गए। यह जानकर छोटी बहू बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर अपने पति को बोलती है कि इस बार भोज भंडारे में जितना पैसा खर्च करना था आपने कर दिया। बाबूजी के मरने के बाद किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाना होगा। अपने पति और रीना के तरफ इशारा करते हुए कहती है, आप लोगों को अच्छा लगे और न लगे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इतना कहने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरा, तब ससुर के कमरे के तरफ चली गई और नरेश जी के तरफ इशारा करती हुई बोली, इनको अब मैं एक गिलास पानी भी न दूंगी। अगर ये न मरे तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। सारे पैसे इन्हीं लोगों में खर्च हो जाएंगे तो हम लोगों के भविष्य के लिए क्या बचेगा। फिर दोनों पति पत्नी के बीच बहस छिड़ जाती है।
पिछले 2 वर्षों से रीना की मां बीमार थी। नरेश जी भी मानसिक रूप से बीमार थे। उन दोनों के इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया था और देखभाल भी करनी पड़ रही थी। अब शायद छोटी बहू नरेश जी की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रही थी। यह सब देखकर बेचारे नरेश बाबू कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। डर से वे थर-थर कांपने लगे। लगातार हुए बुरे बर्ताव से रीना क्षुब्ध हो गई। उसे एक घुटन सी होने लगी। रीना की दोनों बेटियां यह सब देखकर रोने लगती है। नरेश बाबू को शायद भूख लगी थी। वह अपनी मुंह पर हाथ रखकर इशारों में अपनी बेटी को बताने लगे। इन सब झमेलों के बीच में बेचारी रीना का कलेजा फटा जा रहा था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने पिता को खाना खिलाती है एवं उन्हें सुला देती है। उसके बाद वह अपनी बेटियों को भी संभालती है। अगली सुबह रीना बरामदे में अकेले चुपचाप बैठी रहती है। वह ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी। उसका मन अब यहाँ नहीं लग रहा था। अब उसे यहाँ रहने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई अनावश्यक वस्तु हो। उसी वक्त एक डाकिया आया और रीना के हाथ में एक लिफाफा देकर चला गया। रीना ने उलटकर देखा तो उस पर उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। रीना ने जाकर वह लिफाफा अपने छोटे भाई को दे दिया और अपने कमरे की ओर चली आई। बगल का कमरा छोटे भाई का होने के कारण वहां की सारी बातें साफ सुनाई पड़ रही थी। वह देखती है कि बड़ा भाई और बड़ी भाभी छोटे भाई के कमरे की ओर जाते हैं। बड़ा भाई छोटा भाई से पूछता है, क्या है इस लिफाफे में? छोटा भाई बड़ा भाई से कहता है, पिछले 5 वर्षों से रुका हुआ बाबूजी के पेंशन का चेक आया है। बड़े भाई ने पूछा, कितना आया है? छोटे भाई ने कहा, 12 लाख रुपए और अब अगले महीने से पेंशन के रुपए सुचारू रूप से मिलेंगे। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, बाबूजी के रुपयों के 3 हिस्से करेंगे। दोनों भाई 2 हिस्से लेंगे और एक हिस्से से बाबूजी का इलाज करवाएंगे। वे जीवित रहेंगे तो हमें बैठे बैठे ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे। अगर बाबूजी की मृत्यु हो जाती है तो उनके हिस्से के बचे रुपयों से उनकी बड़ी धूमधाम से क्रियाकर्म करेंगे और उनकी अस्थियों को हरिद्वार में जाकर विसर्जित करेंगे। आखिर हम उनके बेटे हैं। पिता के प्रति हमारा भी कुछ फर्ज बनता है और प्रत्येक महीने पेंशन के जो रुपए मिलेंगे उसमें से थोड़े बहुत मुझे भी दे दिया करना, क्योंकि मेरी भी दुकान कुछ ठीक नहीं चल रही है। आखिरकार हम दोनों को लड़ने से क्या फायदा? अब से हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे। खून का रिश्ता जो है हमारा, हम सब मिलकर बाबूजी की देखभाल करेंगे। इस बात पर दोनों बहुओं ने हामी भर दी और छोटे भाई ने भी सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। बड़े भाई ने कहा, लेकिन इस बात की भनक रीना को नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो भी इसमें से हिस्सा मांगेगी। ये सारी बातें सुनकर रीना दंग रह गई। वो सोचने लगी, कैसे हैं ये लोग? दोनों भाइयों में कभी बनती नहीं थी और आज दोनों एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। क्या ये वही दोनों भाई हैं? जब दोनों बीमार पड़ते थे मैं ही रात भर जागकर बुखार देखती और पानी की पट्टियां बदलती रहती एवं समय पर दवा भी पिलाती। दोनों भाभियां तो पराई थी मगर दोनों भाई तो अपने हैं। मुझसे भी तो उनका खून का रिश्ता है, लेकिन पैसों की खातिर एक पल में मुझे पराया कर दिया। अब शायद रिश्ते बदल गए और रिश्तों के मायने भी बदल गए। इन सब बातों को सोच सोच कर रीना को रिश्तों से घृणा आने लगी। सारे रिश्ते तार तार हो गए। वह एक घायल पंछी की तरह तड़पने लगी। अगले दिन वह सुबह उठकर बाबूजी के कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि दोनों बहुएं अपने ससुर की सेवा में तत्पर हैं। समय पर अपने ससुर को खाना खिला रही हैं।
दोनों बेटों ने फल एवं दवाई लाकर दिया। पत्नी के गुजर जाने के बाद से किसी ने भी नरेश बाबू की सुध नहीं ली। वे मरे या बचे किसी को कोई फिक्र नहीं थी। आज पैसे के आ जाने पर सबकी नीयत बदल गई। रीना सोचती है कि जब बाबूजी की सारी जमा पूंजी माँ के इलाज में खत्म हो गई तब ये एक बोझ बन गए थे। बेवजह इन्हें प्रताड़ित किया जाता और हर वक्त इनकी मौत मांगी जा रही थी। आज पैसे आने पर ये लोग बाबूजी के फिक्रमंद हो गए। आज उनकी पूरी आवभगत की जा रही है। अब जब तक बाबूजी जीवित रहेंगे इन्हें पैसे मिलते रहेंगे। चलो पैसे की खातिर ही सही, अब ये लालची लोग बाबूजी की अच्छे तरीके से देखभाल करेंगे। यह सोचकर रीना पिता की तरफ से निश्चिंत हो जाती है और एक राहत की सांस लेती है। रीना मन ही मन अपनी माँ को आभार व्यक्त करती है और कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह चमत्कार तुमने ही किया है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं।